अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में आपने क्लास में मेरे साथ पहले भी ये इतना डिस्कस तो किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट को एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दोबारा बना लेता है। तो हम इंसानों की बॉडी में भी रीजनरेशन होती है, लेकिन इतने लेवल पर नहीं होती कि पूरे का पूरा लिम्ब जो है, पूरे का पूरा ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाए। जो हमारा लिवर है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप को काफ़ी हद तक रीजनरेट कर लेता है। अच्छा, अब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जो लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट होता है उसको रिफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक नेचुरल एबिलिटी है जो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प आउट करती है। ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी होती है और बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, लेकिन इसके बहुत सारे लेवल्स हैं। अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो मॉर्फोलेक्सिस एक टाइप है जिसमें जो टिश्यूज़ की ग्रोथ है वो होगी और ये छोटे ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व की जाती है। इसमें एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेलेबल हो जाता है उस रीजनरेशन के नतीजे में। मिसाल के तौर पर हाइड्रा जो है वो जब ग्रो करता है उसमें एक छोटी सी प्रोजेक्शन बनती है, वो ग्रो करती है। बाद में वो प्रोजेक्शन जिसे हम बड कहते हैं वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच रहती है। बाज़ दफ़ा वो अलहदा भी हो जाती है। इस किस्म को बडिंग भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये रीजनरेशन का ही एक मेथड है। इसी तरह हाइड्रा जो है वो एक मॉडल जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एक मॉडल के तौर पे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें जो लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट होते हैं वो रीफॉर्म हो जाते हैं। तो ये हाइड्रा जो है ये कॉन्टीन्यूसली ग्रो करता है। इसके सेल्स जो है वो लूज़ हो जाते हैं, लेकिन बर्ड्स की फॉर्म में छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो प्रोजेक्शंस बनाते हैं और कॉन्टीन्यूसली डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं। अ ग्रेडिएंट इनहिबिटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेड, दिस प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ अदर हेड्स। अच्छा, इसमें जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक केमिकल मैसेंजर जिसको ग्रेडिएंट इनहिबिटर का नाम दिया गया है उसकी बात की गई है कि ये एक ही हेड प्रोड्यूस करता है और दूसरे हेड को रोकता है। Concentration of inhibitor is reduced, the position value increases locally and a new head is formed without any new growth। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ये हमारे पास एक है, ये दरमियान से कट गया है, इससे दो नए हाइड्रा बन गए हैं और वो ग्रो कर कर जो एक्चुअल लेंथ है उनकी रिस्टोर हो गई है। अब इसमें जो ग्रेडियंट इनहिबिटर है वो हेड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो दूसरा हेड नहीं बनने देगा। लेकिन इसमें जो जनरेटर इनहिबिटर है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे नए हेड की फॉर्मेशन को करेगी, क्योंकि इसमें जो हेड वाला रीजन है वो मौजूद नहीं था, वो ग्रो की है। तो एक्चुअली में हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रॉपर्ली हेड नहीं होता, क्योंकि टेंटिकल्स के दरमियान में इनके जिस्म में माउथ की ओपनिंग होती है, तो ये एक फॉल्स सी इसमें हेड फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आ जाता है एपिमॉर्फोसिस। ये जो रीजनरेशन है ये ग्रोथ को प्रॉपर पैटर्न के साथ स्ट्रक्चर को रीफॉर्मेशन करती है, डैमेज बॉडी ऑर्गन्स को रीफॉर्म कराती है। और इस रीजनरेशन के जो पैटर्न है इसको सैलामेंडर्स में देखा गया है, लिजर्ड में देखा गया कि उनकी टेल जो है वो ऑटोटोमी, वो लिजर्ड अगर ख़तरे में अपने आप को महसूस करे तो वो अपनी टेल को अपने जिस्म से खुद जुदा कर देती है और बाद में अपनी टेल को दोबारा बना लेती है। इसी तरह ज़ख़म पैदा हो जाना किसी प्रीडेटर के अटैक में अपने आप को बचाने के नतीजे में एक्सीडेंटली, तो ये भी जो रीजनरेशन की फॉर्म है वो होती है। ऑटोटोमी के बारे में हमने अभी बात की थी कि जानदार के जिस्म में बाज़ दफ़ा क्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो अपने किसी मखसूस हिस्से को अपने जिस्म से जुदा कर सकता है। तो इसको कहते हैं ऑटो और टोमी, दो अल्फाज से मिलकर ये बना है वर्ड। और ये सेल्फ म्यूटिलेशन है। सेल्फ म्यूटिलेशन का मतलब है कि जानदार का खुद ही अपने किसी पार्ट को अपने जिस्म से जुदा कर लेना। तो ये लिजर्ड में होती है। इसके अलावा कैनोडम्स जैसे कि लिखा हुआ है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी लिली, इनमें भी देखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टारफिश ने ये ब्रेकिंग पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ से इसके दो जो आर्म्स हैं वो इससे अलहदा हो गए हैं। ये दो आर्म्स मौजूद हैं, इसने तीन नए आर्म्स जो हैं वो फॉर्म कर ली हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा था जिसमें बाकी के तीन बाजू बचे थे वो टूटा हुआ हिस्सा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसमें दो आर्म्स मिसिंग थे, तो ये दो आर्म्स नए जो हैं वो बन गए हैं। तो इस तरह से एक जानदार जब अपने आप को ख़तरे में महसूस करता है, अपनी जान बचाने के लिए ऑटोटोमी करता है, उसके बाद रीजनरेशन करके अपने पार्ट को बना लेता है। हेटेरोमॉर्फोसिस, ये जो रीजनरेशन है ये जनाब
उसने कहा कि यंग्स में जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, क्योंकि यंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फ्रेश सेल्स मौजूद होते हैं। फ्रेश से मेरी यहाँ मुराद है वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड एंड रीडिवाइड करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। ओल्ड एज में जाकर कम तादाद में ये जो सेल्स हैं वो रह जाते हैं। तो इस जनरेशन को, इस रीजनरेशन को कहते हैं हेट्रोमॉर्फोसिस। तो एक डिफरेंट जो ऑर्गन है वो डेवलप होता है, फ्रॉम दैट वन हैज़ बीन रिमूव, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज हेट्रोमॉर्फोसिस। उस हिस्से से जिसको आपने अलहदा कर दिया था, इसको प्लानेरिया में ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं प्लानेरिया के 3 हिस्से जो हैं वो यहाँ पर डायग्राम में करके दिखाए गए हैं। ये 3 हिस्से आपको अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये हेड रीजन है, उससे बाकी का बॉडी जो है वो रीजनरेट हो गया। ये टेल रीजन है, उससे बाकी की बॉडी जो है रीजनरेट हो गई। दरमियान के हिस्से को इस पिक्चर में आपको डिपिक्ट नहीं करके दिखाया गया, लेकिन अमूमन 2 हिस्सों में जब ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है तो इस तरह से रीजनरेट करते हैं। तो स्पॉन्जेस में भी आइसोलेटेड बॉडी सेल्स होते हैं, ये अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। स्पॉन्जेस में भी रीजनरेशन देखी गई है। स्पॉन्जेस आपको पता है कि इनके जिस्म में 2 लेयर्स होती हैं सेल्स की। फिर उसके बाद इनमें टिश्यूज़ नहीं होते। फिर सीलेंट्रेट्स की बात करें तो इनमें टोटल एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 लेयर्स होती हैं, और ये भी रीजनरेट करता है। इसको ट्रेम्बल ने 1740 में हाइड्रा में डिस्कवर किया था। इसको हमने अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। उसके बाद एनिलीड्स में अर्थवर्म आ जाते हैं। आपको पता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो अर्थवर्म का भी जो रीजनरेशन का काम है वो ऐसे है इसकी बॉडी में कि एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन्स में से किसी हिस्से को आप सेगमेंट को रिमूव कर दें तो दूसरा हिस्सा मिसिंग जो है वो रीजनरेट हो जाता है। फिर मोलस्क में अगर हम देखें तो आइज़ जो है, हेड जो है वो रीजनरेट हो जाता है, आर्म्स जो है वो रीजनरेट हो जाती हैं। आर्थ्रोपोड्स में रीजनरेशन जो है वो फास्टर होती है यंग्स में एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स में। और एकाइनोडर्म में हमने अभी रीजनरेशन जो है उसको ऑब्जर्व किया कि कितनी तेज़ी से होती है। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिश में जो लैम्प्रे है वो अपनी लॉस्ट टेल को जो है वो रिफॉर्म कर सकता है। जो छोटी मछली उनमें किसी हद तक वूंड हीलिंग हो जाती है। एम्फीबियंस में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। न्यूट में ऑब्जर्व की गई है। एक्सोलॉटल के जो लार्वी हैं इनमें देखा गया है। सैलेमेंडर में देखा गया है कि जो डैमेज्ड या ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिनको नुकसान पहुंचा होता है तो वो ये दोबारा बना लेते हैं। अब इसने यहाँ पर आपको सारे डिटेल भी दे दी है कि टेल है, गिल है, जॉ है, आइज़ के पार्ट है, लेंस है, रेटिना है, ये रिफॉर्म हो सकते हैं। लिजर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऑटोटोमी भी करती हैं, ये अपने टेल को रीजनरेट भी करती हैं। हमने पहले ही मालूम कर लिया है कि दुनिया में बहुत सारी किस्मों की जो लिजर्ड्स हैं, तो सबसे ज़्यादा उनमें ही एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो है वो देखा गया है। बर्ड जो है उनमें रिस्ट्रिक्टेड है रीजनरेशन, जैसे कि बीक को रीफॉर्म कर लेते हैं, वूंड्स हीलिंग हो जाती हैं किसी हद तक। मैमल्स में भी रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़े से जो वूंड हीलिंग है उसमें आप इसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। ये कांस्टेंट लॉस है कई तरह के सेल्स का जो कि डैमेज हो जाते हैं, वर्न आउट हो जाते हैं, इनके सेल ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाते हैं हमारी बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स की जब उम्र पूरी हो जाती है तो इन रेड ब्लड सेल्स को हमारी स्प्लीन जो है और लिवर की मदद से ख़त्म करती है। तो हमारे बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को दोबारा बनाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 महीने में तकरीबन 30 दिन होते हैं। तो ये कितने महीने ये ज़िंदा रह सकते हैं, ये है। फिर उसके बाद मॉल्पियन लेयर ऑफ स्किन की बात की गई है। ये एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन की बात की गई है, वो रब ऑफ होते रहते हैं, स्लो ऑफ होते रहते हैं, गिर जाते हैं और उनकी जगह जो नए सेल्स हैं वो बनते रहते हैं। जो रीजनरेशन है उसका बेसिक मैकेनिज्म है, उसके लिए हम सैलेमेंडर के बाजू को ही जो है वो कंसीडर करते हैं कि वूंड बनता है। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं वो वहाँ कवर अप करते हैं, क्लॉट बनाते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। फिर वहाँ पर सेल्स की एक सबसे पहली लेयर बनती है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, तो ये बाहर की तरफ एक उभार बना देते हैं। इसकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं ब्लास्टीमा फॉर्मेशन। यहाँ पर जो पिक्चर है वो आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो लिम्फ था ये डैमेज हो गया है, ये कट लग गया है और ये बाहर वूंड बन गया है। अब इसके ऊपर जो बाहर की तरफ सबसे बाहर उभार बन गया है सेल्स की डिवीजन से, उसको हम कहेंगे ब्लास्टीमा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो उसमें डिजिट्स हैं वो बन गए हैं और फिर बाद में डिजिट फॉर्मेशन जो है वो पूरी हो गई है। ब्लास्टीमा फॉर्मेशन के बाद जो डिजिट्स हैं वो बनते हैं और डिजिट्स जो है वो फिर प्रॉपर साइज आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर लेते हैं। रीजनरेशन बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है कि टेम्परेचर अगर बहुत सर्द है तो ज़ाहिरी बात है कि जानदार की एक्टिविटी मुतासिर होती है, तो ज़ाहिरी बात है कि रीजनरेशन स्लो हो जाएगी। फूड अगर अच्छा मुहैया नहीं है तो ज़ाहिरी बात है न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं जानदार को मिल रहे तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन
इसका इनडायरेक्ट जो है वो रोल है एक्सपेरिमेंटल, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीजन जो है वो जानदार के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ बस इसके साथ आपका जो लेक्चर आज का वो ख़त्म होता है।